नमस्कार, वोक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। और चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। महापात्र भी उन लोगों को भेजने के बाद वायरलेस सेट द्वारा शहबाज के पास अपनी सफलता का संकेत भेज चुका था। वहां से आदमी आने वाले ही होंगे, लेकिन उनके आने से पहले स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है या नहीं, ये देखने के लिए वो वहां आया हुआ था। उसने मकान में घुसने से पहले आहट ली और फिर अंदर प्रविष्ट हुआ। महापात्र को अपने कमरे में घुसते हुए उन चारों ने ही देख लिया, लेकिन तुरंत आंखें बंद करके बेहोशी की नींद में सोने का अभिनय करने लगे। महापात्र ने उन चारों को झुककर अच्छी तरह से देखा। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए उसने उन चारों को धीरे से हिलाकर देखा। किसी के भी उठने अथवा आंख खोलने का प्रश्न नहीं था। अपनी योजना की सफलता पर मुस्कुराता हुआ वो बाहर निकल आया। उसने एक एक करके आसपास की झाड़ियों को भी देखा कि इनमें तो कोई छुपा हुआ नहीं है। वो उस देशी आदमी की तलाश में था जो इन गोरों के साथ देखा गया था। इन गोरों के बयान की सच्चाई जानने के लिए उसने गांव में पूछताछ की थी, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि वो कौन था। उसने सोचा था कि शायद आसपास के किसी गांव का आदमी हो, लेकिन न जाने क्यों एक अजीब सा कांटा उसके मस्तिष्क में रड़क रहा था। झोपड़ियों को खाली पाकर उसने अनुभव किया कि उस देशी आदमी के बारे में वो व्यर्थ ही परेशान हो रहा है। अगर वो इनके साथ का आदमी होता तो इनके साथ अथवा मकान के आसपास की झोपड़ियों में अवश्य मिल जाता। वो स्टेशन वैगन के निकट गया। उसमें भी उसे कोई आदमी नहीं दिखाई दिया, लेकिन पिछली ओर रखा वायरलेस सेट इस बार उसकी आंखों से न बच सका। क्षण भर के लिए उसकी आंखें संकुचित हुई, किंतु ये सोचकर कि उन बेहोश लोगों को उसके प्रयोग का अवसर कहां मिलेगा, उसकी नसें कुछ ढीली हुई। तभी उसका ध्यान रोशनी के उस डब्बे की ओर आकृष्ट हुआ जो अंधेरे को चीरता हुआ सीधा स्टेशन वैगन के ऊपर आकर पड़ा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा। वो किसी वाहन की अगली रोशनी थी। वो वाहन भी अकेला नहीं था। उसके पीछे दो और वाहनों की रोशनियां भी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद ही 3 जीपें आकर वहां खड़ी हो गई। उनमें से दनादन कई सशस्त्र व्यक्ति कूद पड़े। ये संख्या में 20 के लगभग होंगे। बत्तियां बुझा दी गईं और जीपों के इंजन बंद हो गए। उनमें से एक व्यक्ति जो उन सशस्त्र व्यक्तियों का नेता लगता था सीधा महापात्र के निकट आया और खालिस उर्दू में बोला, कैदी कहाँ है? महापात्र ने मकान की ओर संकेत करते हुए खालिस उर्दू में उत्तर दिया, अंदर बेहोश पड़े हुए हैं। महापात्र के पथ प्रदर्शन में वे सब लोग मकान के अंदर घुसे। उन चारों की ओर संकेत करते हुए महापात्र ने कहा, ये रहे तुम्हारे शिकार। वे चारों जाग रहे थे, लेकिन विजय के निर्देश के कारण वे उलझन में पड़ गए कि मुकाबला करें या यूं ही पड़े रहें। लेकिन जब चारों को अन्य व्यक्तियों ने दबोच लिया तो सबने संतोष की सांस ली कि फिलहाल प्राणों को कोई खतरा नहीं है। उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया और उन्हें तुरंत ही बांध दिया गया। सशस्त्र व्यक्तियों के नेता ने महापात्र से पूछा, बस ये 4 व्यक्ति ही हैं? जी हाँ, महापात्र ने उत्तर दिया। अधिक समय नष्ट नहीं किया गया। उन चारों को लाद कर बाहर लाया गया। 2 को स्टेशन वैगन में डाल दिया, बाकी 2 को अलग अलग जीपों में डालकर वो काफिला वहां से लौट चला। वे लोग स्टेशन वैगन को भी अपने साथ ले गए। महापात्र कुछ देर तक उस जाते हुए काफिले को देखता रहा और जब सबसे पीछे चल रही स्टेशन वैगन की लाल बत्ती भी उसकी आंखों से ओझल हो गई तो महापात्र वहां से हिला। वो मकान के पीछे से गांव की ओर जाने वाली पगडंडी के किनारे पर पहुंचा ही था कि अचानक कोई आहट पाकर वो ठिठका, लेकिन तभी खतरे के एहसास ने उसे फुर्ती से घूमने के लिए विवश किया। विजय का संदेश मिलने पर अल्फांसे ने तुरंत ही सबको एकत्रित किया और उन्हें संदेश की सूचना देकर तुरंत ही चलने की तैयारी करने का आदेश दिया। नक्शे की सहायता से उन्होंने अपना रास्ता तय किया। एक तो पहाड़ी रास्ता, ऊपर से सड़क बुरी तरह खराब, फिर रात का अंधेरा। इस सब का परिणाम था कि रफ्तार काफी धीमी थी और 15 मील का रास्ता उन लोगों को पूरा करने में 1 घंटे से भी ऊपर लग गया। जब बाकी का फासला अल्फांसे के अनुसार 5 मील के लगभग रह गया तो उसने स्टेशन वैगन की लाइटें भी बंद कर दी।
क्योंकि विजय के संदेश के अनुसार वे लोग खतरा महसूस कर रहे थे और खतरे की जगह रोशनी द्वारा अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देना निपट मूर्खता थी। मगर इससे उनकी गति और भी कम हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उस सड़क ने दूसरी सड़क से मिलना था जो कि पाखोर गांव की ओर जाती थी। अभी अल्फांसे मोड़ से लगभग 50 गज दूर ही था कि सामने तिराहे पर पड़ने वाली रोशनी ने उसे चौंका दिया। उसने तुरंत ही स्टेशन वैगन रोककर इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद होते ही अन्य वाहनों के इंजनों की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर उन लोगों के देखते देखते वे वाहन उनके सामने से गुजरे। 3 जीपें और उनके पीछे के स्टेशन वैगन। स्कॉट पिक्चर्स की अपनी स्टेशन वैगन पहचानने में अल्फांसे और चार्ल्स को उस अंधेरे में भी कोई कठिनाई नहीं हुई और अल्फांसे ने अनुमान लगाया कि विजय और उसके साथी दुश्मनों के हाथों फंस चुके हैं। उसे पहुंचने में देर हो गई। अब पाखोर गांव की ओर जाने का कोई अर्थ नहीं था। अल्फांसे ने उन लोगों का पीछा करना ही उचित समझा, लेकिन इस संयोग पर भी वो प्रसन्न था कि देर से होने के बावजूद उसने दुश्मन को पकड़ तो लिया। कुछ फासला देकर उसने पीछा शुरू किया। सब लोग सतर्क हो गए थे और अल्फांसे अपनी संपूर्ण सावधानी और सतर्कता के साथ पीछा करने लगा। विजय ने स्थिति को भांप लिया था और उसके लिए उसने तैयारी कर ली थी। उन लोगों के जाने के बाद जब महापात्र अकेला रह गया तो विजय अपनी जगह से हिला। झाड़ियों में होता हुआ विजय महापात्र की ओर बढ़ा और जब वो उस पर लपकने जा रहा था तभी महापात्र एकदम पलट पड़ा। शायद उसे आहट मिल गई थी, लेकिन वो देर से पलटा। विजय उस पर लपक पड़ा था। इस अप्रत्याशित हमले के लिए महापात्र तैयार नहीं था, किंतु फिर भी उसने विजय का वार संभालना चाहा। लेकिन बाघ की भांति लपकते विजय को संभालना उसके बस की बात नहीं थी। यूं महापात्र, जिसका वास्तविक नाम जमालुद्दीन था, पाकिस्तानी सेना के अच्छे जासूसों में से था, किंतु विजय ने ऐसा भयानक हमला किया था कि चाहकर भी वो अपने बचाव में कुछ न कर सका। विजय को आशंका थी कि कहीं गांव से सहायता मांगने के लिए वो चिल्ला न उठे, इसलिए उसने सबसे पहले उसके मुंह पर ही हाथ रखा। जिसे उसने चबाने की कोशिश की तो विजय ने झटके से हाथ हटा लिया। मामूली से दांत उसके हाथ में गड़े, किंतु विजय ने एक क्षण भी नष्ट किए बिना उसे नीचे पटक दिया। बौद्ध ढंग का ढीला ढाला चीवर भी महापात्र उर्फ जमालुद्दीन के आड़े आया। वो अगर कुछ कर भी सकता था तो अपने कपड़ों में उलझ जाने के कारण कुछ न कर सका। विजय ने उस पर सवारी गांठ ली और उसका सिर 3-4 बार जोर से जमीन से टकराकर उसे बेहोश करने में सफलता प्राप्त की। जमालुद्दीन की ओर से निश्चिंत होने पर विजय ने इधर उधर देखा और साथ ही आहट भी ली। कोई दिखाई नहीं दिया और ना उसे कोई ऐसी आहट ही सुनाई दी जिससे वो आशंकित हो उठता। उसने बेहोश शरीर को अपने कंधे पर उठाया और मकान के अंदर ले जाने के बजाय वो उसे किनारे की एक झोपड़ी में ले गया। वहां अंधेरा तो कुछ अधिक था, किंतु किसी के अचानक आ जाने की भी आशंका नहीं थी। बड़े आराम के साथ वो उसे होश में लाया, लेकिन होश में आने से पहले अपनी टाई से उसके हाथ कमर के पीछे और रूमाल से पैर बांधना वो नहीं भूला, कहीं अंधेरे का लाभ उठाकर कोई हरकत न कर जाए। महापात्र और फिर जमालुद्दीन होश में आने के बाद अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। विजय के चेहरे को वो अच्छी तरह से न देख सका, किंतु अपने निकट बैठी एक मानव आकृति को देखकर एवं अपने बंधन महसूस करके उसे अपनी स्थिति का पता लग गया था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।